समझ में आ गया था ना किस तरीके से लॉगिन कर रहा है, एक्सटेंशन किस तरीके से डालनी है, कैसे होगा। पहले हम अपनी डिलीवरी चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे। लोकेशन चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफबीए होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग। इससे पहले हम लोगों ने देखा था बीएसआर देखा था थोड़ा सा, और कीपाउ किस तरीके से देखते हैं, ग्राफ किस तरीके से करते हैं, हम लोगों ने सारी बेसिक चीजें देखी थी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होती है। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने, अगर आपके माइंड में भी है तो भले 1-2 मिनट ले लें, लेकिन ज़रा पहले देख लें, अगर पीछे से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो पहले पूछ लें, क्योंकि आज बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आप काम करेंगे। ठीक है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट हम लोगों ने ली जी। और उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को अमेज़न पे ब्रांड के नाम से ही बेच रहे हैं हम लोग। बेच रहे हैं। ये था होलसेल का मॉडल। ठीक है, अच्छा कभी भी जिस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे होंगे ना, तो प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक और क्राइटेरिया जो होता है ना, उस मॉडल के हिसाब से चेंज होता है। मतलब ये कि अगर आप किसी दूसरे मॉडल पे काम कर रहे हैं, लेट्स से प्राइवेट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पर आप होलसेल की टेक्निक्स और होलसेल का क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। टेक्निक्स हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं यूज हो जाए, लेकिन क्राइटेरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, क्राइटेरिया जो होता है, यहाँ पे हमारे पास एक क्राइटेरिया मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्राइटेरिया वही हो। क्राइटेरिया ये भी होता है कि वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। कभी ये होता है कि सेम भी चला रहे होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे। अगर एक क्लाइंट है, उसका बजट ही $10,000 है, तो उसका जो क्राइटेरिया होगा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास रूल नहीं है। वहाँ पे आपको ज़्यादातर उस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है जो कन्वर्जन पे कर रहा है। अगर क्लाइंट का बजट है $1,00,000, $50,000, 2-2 लाख, 10-10 लाख डॉलर वाले क्लाइंट भी होते हैं। अगर किसी का इतना बजट है तो फिर कोई मसला नहीं है। उसमें ये है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स भी लेके आ सकते हैं जो ठीक है, सही लग रही है थोड़ी सी, लेके क्राइटेरिया चेंज कर दिया, उस प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जो ऑलरेडी हमें सेल्स करके दे रही है। इसकी एग्जाम्पल कैसी है, जैसे एक स्टोर होता है, यहाँ पे जनरल स्टोर जो होता है, उधर कितनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं, 50-60 प्रोडक्ट्स, 100 प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन सबकी सब नहीं बिक रही होती। कुछ ऐसी होती है जो महीने में एक दफ़ा बिक्री होती है, कुछ होती हैं जो हफ्ते में एक दफ़ा बिक्री होती है, कुछ डेली बिक्री होती है। तो सेम केस हमारे अमेज़न के साथ भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, कुछ प्रोडक्ट्स होती है कम बिक्री होती है। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बताया था, होलसेल में हम कितना खरीद सकते हैं, कितना खरीदना पड़ता है कि जिसकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है। 10 यूनिट्स मिनिमम हमें खरीदने पड़ते हैं। तो इनिशियली हम 10 तो नहीं खरीदते, हम 20 यूनिट, तकरीबन 30 यूनिट इतना खरीद लेते हैं, ताकि हम ये टेस्टिंग कर लें। तो उनको कहते हैं टेस्टिंग यूनिट्स। उनका काम ये होता है कि हम सिर्फ टेस्ट करके उन्हें अमेज़न पे लाइव करके देखते हैं कि वहाँ पे रिजल्ट्स क्या शो हो रहे हैं, वहाँ पे कन्वर्जन आ रही हैं नहीं आ रही, किस तरीके से चल रहा है। अगर कन्वर्जन आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर हम उसी यूनिट्स को ज़्यादा खरीदते हैं, और जो कम बिक रहे होते हैं उन्हें कम खरीदते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं बिक रहे होते, जो 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने तक होते हैं, तो उनको तो फिर बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, क्राइटेरिया का काम ये होता है कि वो आपका जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज कर देता है, ख़त्म कभी भी नहीं करता, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने अपनी तरफ से पूरी प्रॉपर रिसर्च करी थी, सब कुछ करा, लेकिन उसके बाद भी आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। तो क्राइटेरिया बनाएंगे कैसे, मतलब जैसे आपने बोला कि हमारा क्लाइंट जो जितना बजट लेकर आ रहा है उस हिसाब से क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, बिल्कुल, तो हम कैसे क्राइटेरिया को देखेंगे? लेकिन क्राइटेरिया सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक जनरल क्राइटेरिया का आइडिया होता है। मतलब ये आपको इतना पता होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, अब जैसे आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, इतना आपको पता होगा कि आप 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पहली बात ये है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए या आपको एक एवरेज प्रोडक्ट चाहिए, या अगर आप अच्छा बुरा दोनों मिक्स करके चलाना चाहते हैं। बुरा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी ये होता है क्लाइंट के पास बजट बहुत ज़्यादा होता है, क्लाइंट को प्रॉफिट से भी मतलब नहीं होता, क्लाइंट बोलता है कि आप काम करके दो मुझे खाली। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वो बहुत ज़्यादा अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डालेगा काम का, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सही चीज़ निकल के आएगी। आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकाल के देनी है, वो सही भी निकल सकती है, वो बुरी भी निकल सकती है। दूसरी चीज़ ये
ये क्राइटेरिया जो होता है ना टाइम टू टाइम चेंज होने का मतलब ये कि कभी सेल्स पे भी डिपेंड करता है ना। अब जैसे Q4 है, मैंने बताया था Q4 के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, 1 2 3 के अंदर इतनी नहीं होती। तो Q4 के अंदर अगर लेट्स से कि हम लोग सीजन प्रोडक्ट में पूरा साल नहीं जाते, लेकिन अगर Q4 आने वाला है और उससे पहले अगर हम अपनी कोई भी इन्वेंट्री लाइव करा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सीजन प्रोडक्ट भिजवा देते हैं। जब हमें ये मालूम होता है कि इस सीजन के अंदर ये वाली प्रोडक्ट हमारी पूरी सोल्ड आउट हो जाएगी और उसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो उस वक्त हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। ये उस वक्त समझ में आएगा जब आप टाइम टू टाइम काम करते रहेंगे। सही है। अच्छा, सबसे पहली बात क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें ख्याल रखनी होती है कि अमेज़ॉन एज अ सेलर मौजूद ना हो। बहुत सारी लिस्टिंग में हम लोगों ने देखा था पीछे, अब जैसे अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको अमेज़ॉन बेच रहा है या नहीं बेच रहा? इसको बेच रहा है अमेज़ॉन, क्या लिखा? शिप फ्रॉम अमेज़ॉन। ये भेज रहा है यानी कि डिलीवरी करा रहा है, बेच नहीं रहा। सोल्ड बाय एसेंशियल प्रोडक्ट। वो जो मैंने एक दफा कराया था ना आपको स्टार्टिंग की क्लास में, वो इसीलिए कराया था। अच्छा, साइड से भी हम लोग चेक कर सकते हैं ना बाय बॉक्स के नीचे कि यहाँ पे, उसके बाद नीचे अगर बाय नाउ के ऑप्शन आ रहे हो, वो जो न्यू वाले आते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन बेच रहा है नहीं बेच रहा। और सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ से नीचे ये कीपर की एक्सटेंशन के ऊपर आए और यहाँ पे देखें अमेज़ॉन लिखा हुआ आ रहा है कहीं? नहीं बेच रहा। अमेज़ॉन बेच रहा है नहीं बेच रहा? सोल्ड बाय अमेज़ॉन लिखा हुआ है ना। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, नीचे न्यू 10 लोग और बेच रहे हैं। यहाँ पे जो सारे चेक आ रहे हैं, यहाँ पे अमेज़ॉन का आ रहा है। अच्छा, ये लाइन क्या शो करा रही है हमें? ये मैं लगा देता हूँ। अच्छा, ऑल 25 डेज, ये प्रोडक्ट ही नहीं है, 25 दिन हुए इसको। ये क्या शो करा रहा है ग्राफ में? सही है, रेट्स बता रहे हैं प्रोडक्ट के। अमेज़ॉन ने इतने रेट दिए हुए हैं, 79.99 कैसे फिक्स किए हुए? फिक्स करें। इसका मतलब ये जो पूरी लाइन दिखा रहा है ना आपको 25 डेज, अच्छा 25 डेज की शो कर रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट ही नहीं है, इसको उम्मीद है भी 25 डेज है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब क्या है कि इस पूरे टाइम में अमेज़ॉन बेच रहा है। अगर बीच में कहीं लाइन मिसिंग होती ना, या लेट्स से यहाँ से यहाँ तक लाइन आ रही है, फिर बीच में गैप आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से लाइन दोबारा कंटिन्यू हो गई, इसका मतलब क्या है कि अमेज़ॉन जो है ना बेचता है फिर बाहर आ जाता है, फिर बेचता है फिर इसका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन अगर अमेज़ॉन इसको बेचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अमेज़ॉन ही कर रहा है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। और इस ऐसी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कोशिश करते नहीं जाए। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर चले भी आते हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया का जो है हम लोग कोशिश ये करते हैं रट्टा नहीं लगाते, चीज़ें समझ में अगर आ जाएंगी ना तो क्राइटेरिया, वो जो उन्होंने बात बोली थी पहले, क्राइटेरिया समझ आने वाली की, तो अपने हिसाब से भी आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन के बेचने से होगा क्या नुकसान अगर अमेज़ॉन एक लिस्टिंग के ऊपर बेच रहा है? कम मिलेगा। बाय बॉक्स कब मिलेगा आपको? क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, पहली बात तो उसकी प्राइसिंग भी होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी कंपनी खरीदी है, दूसरी बात ये कि उसके एल्गोरिथम्स होंगे वो हो सकता है उसी को सपोर्ट करें। तो यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा सा एडवांटेज वो होता है, डिसएडवांटेज होता है कि हमें बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ इसके अंदर होती हैं। तो अमेज़ॉन एज अ सेलर, अगर अमेज़ॉन
चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर हमें ये पता चल जाए कि अमेजोन ठीक है ये प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन अमेजोन 90 डेज के अंदर 70 to 80% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी 70% चले, एक एज्यूम कर ले एक नंबर 70% तक ही आउट ऑफ स्टॉक रहा है। पहली बात तो ये 70% आउट ऑफ स्टॉक रहेगा का मतलब क्या है? ज़्यादा टाइम प्रोडक्ट जो देते हैं तो वो यूज लाइक न्यू वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं कम क्वांटिटी में होती हैं, तो वो बस हो गई सेल, बस उसके बाद करेगा। ठीक है, और कोई कुछ बोला था? यूज लाइक न्यू वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं नहीं, वो उसको काउंट नहीं करेगा यहाँ पे, वो वो यहाँ पे काउंट नहीं होता कीपा के अंदर। अच्छा, तो आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि अगर अमेजोन 70% तक आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इसका मतलब ये कि अमेजोन ने 30 डेज के अंदर जितनी भी सेल हुई है उस प्रोडक्ट की उस लिस्टिंग के ऊपर, यानी कि ये पूरी जो लिस्टिंग है, इस पूरी लिस्टिंग के ऊपर 30 डेज के अंदर जो सेल हुई है उसके अंदर 90 डेज के अंदर उसका सिर्फ 30% बेचा है। क्यों? क्योंकि 70% तो वो आउट ऑफ स्टॉक रहा है, तो 70% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इसका मतलब क्या है कि 70% किसी और ने बेचा है। तो अगर अमेजोन आता रहता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर मसला नहीं होता। लेकिन अब ये कहाँ से पता चलेगा कि 70% ही एग्जैक्ट नंबर होगा, कि 70% आउट ऑफ स्टॉक है या उससे कम है उससे ज़्यादा है, वो किस तरीके से पता चलेगा? सही है, कीपर के डेटा उस पर देखना डेटा कहाँ से मिलेगा? पर देता है। यहाँ से। 3 मंथ्स का डाटा ठीक है, यहाँ से ये एक फिल्टर होता है Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक और ये 0% Amazon 90 डेज के अंदर आउट ऑफ स्टॉक रहा है। इसकी रीजन क्या है? पहली बात तो ये 90 डेज इस प्रोडक्ट को अभी तक हुए भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि 90 डेज तक आउट ऑफ स्टॉक 0%, यानी 90 डेज के अंदर 0% यानी 100% बेचा है, इसलिए 0% आउट ऑफ स्टॉक है। जितना ज्यादा परसेंटेज इधर हाई होगा उतना ज्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा। सही है, क्लियर है जी। अच्छा, जरूरी नहीं है वैसे, अभी मैंने यहाँ जाके देखी है, वरना यहाँ से भी आपको अंदाजा हो सकता है, अगर वो आ रहा है उसके बाद जा रहा है वो तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड, प्रोडक्ट की रेटिंग जो होती है वो ग्रेटर देन 3.5 होती है, सही है, होनी चाहिए। अब इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है? 5 कहाँ पर चल रहा है? सही है ना, रेटिंग नीचे स्टार की तरफ। इस रेटिंग से क्या होता है? रिव्यूज अच्छे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं, रेट्स कम हैं, कस्टमर्स ने सही है। टाइम मिला होगा उसको बाद। सही, नहीं बाय बॉक्स का ना इस रेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। रेटिंग इस तो रेटिंग का कस्टमर मतलब ये कि ये प्रोडक्ट कैसी है, Product ये चीज कैसी सबसे ज्यादा है। इम्पोर्टेंट जी। है। अच्छा, ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, होता क्या है, मैंने एक बात बोली थी कि Amazon जो होता है वो सेलर को और प्रोडक्ट को अलग-अलग रेटिंग है सेम जी। ट्रीट करता है। अब आप तो यहाँ पे किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ पे रीसेल कर रहे हैं सिंपली, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के अंदर ही कोई फॉल्ट है कि बार बार उसके अंदर रिटर्न आया जा रहा है, कोई मसला है, अब जैसे ये है भी टॉय रिलेटेड प्रोडक्ट है जी। अब टॉय के अंदर मसला क्या आता है, कभी टूट जाए, कभी चले नहीं, कभी डिफेक्टेड पीस आ जाए, कभी कोई तो इस टाइप के मसले टॉयज के साथ बहुत होते हैं। तो इसके अंदर ये देखना होता है कि अगर रेटिंग हमारी 3.5 लिखी हुई है यहाँ पे, जो हमारे क्राइटेरिया के अंदर लिखी हुई है, मैं जो काम करता हूँ ना, मेरा फोकस होता है मिनिमम 4 पे, कि 4 से ऊपर होनी चाहिए रेटिंग। 3.5 भी ठीक है, चल जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर इतनी रेटिंग होगी तो ठीक है, इसका मतलब ये कि कोई एक आध प्रोडक्ट अगर कोई किसी में मसला निकल आया तो बात अलग है, वरना नहीं होता इतना। अगर रेटिंग इसकी बहुत कम होगी, लेट से बिल्कुल 2.5 होगी, 2 होगी, 1 होगी, इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट हमेशा रिटर्न होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर काम करने का फायदा नहीं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीद भी लेंगे, आपने सोर्सिंग भी कर लिया, आपने हंटिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, ये जब कस्टमर के पास डिलीवर होगा, कस्टमर उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न प्रोडक्ट के साथ Amazon क्या ट्रीट करता है, मैंने बताया अपने वेयर हाउस में रखा है। नहीं, 3 ऑप्शन थे, लिक्विडेट कर देता है, या तो वो 3 ऑप्शन देता है आपको। जब भी आपकी एक इन्वेंटरी रिटर्न होती है ना, तो सबसे पहली बात तो उसको जमा कर लेता है वो, कि कितने यूनिट्स रिटर्न हो गए। फिर उसके बाद वो ऑप्शन देता है 3, वो बोलता है या तो उसको लिक्विडेट करा दो। लिक्विडेट करने का मतलब ये आप Amazon को वही प्रोडक्ट भेजना है। अच्छा, उसमें भी ये कि उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल टूटी हुई हुई तो Amazon उसको नहीं खरीदेगा। फिर अगर प्रोडक्ट थोड़ी एक होता है कि सिर्फ उसने बॉक्स खोला, चेक किया,
और उसके अंदर उसको प्रोडक्ट सही नहीं लगी, लेकिन प्रोडक्ट ओवरऑल ठीक थी, उसको कलर अच्छा नहीं लगा या कोई भी मसला था, फिर रिटर्न कर दिया, फिर तो अमेज़न बोलेगा कि ठीक है मुझे दे दो। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्राइस में डिफरेंट, मतलब उसी प्राइस में लेगा Amazon? नहीं बहुत कम प्राइस पे लेना है, लॉस में जाती है वो प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम उसको ये बोल सकते हैं कि अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा दो वो प्रोडक्ट। अमेज़न के वेयरहाउस में जब वो वाली प्रोडक्ट जाती है तो वहाँ पे भी नुकसान होता है, क्या सॉरी आपके वेयरहाउस पे, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपके वेयरहाउस पे प्रोडक्ट जाएगी तो आपकी एडिशनल कॉस्ट इनकर होगी ना, कि उसके बॉक्सेस वगैरह, उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग दोबारा चेंज होगी, टाइम भी लगेगा, सारी चीज़ होती है, तो वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट का मसला आता है कि जाहिर सी बात है पैसे भी लगेगा और प्रॉफिट भी ख़त्म हो जाता है। और लास्ट चीज़ ये होती है कि अमेज़न बोलता है इसको डिस्पोज कर दो। डिस्पोज करने का मतलब क्या है कि आप अमेज़न को बोलते हैं काम करो, तोड़ के फेंक दो पूरा, बिल्कुल ख़त्म कर दो उसको, तो उसके भी अमेज़न अलग से पैसे लेता है। ये 3 ऑप्शन होते हैं, और अगर आप किसी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते तो जिस एड्रेस से आया हुआ होता है अमेज़न वहीं पर रिटर्न कर देता है इन्वेंट्री, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या बताया? लास्ट ऑप्शन ये होता है कि डिस्पोज कर देता है, यानी कि इन्वेंट्री है कि कोई ऐसी आ गई जिसके अंदर डिफेक्ट था, कुछ भी था, तो आपने बोला कि अब वापस मंगवाना भी ठीक नहीं है, अमेज़न भी अगर खरीद रहा है तो बहुत कम पैसों में अमेज़न ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है, तो उस केस में क्या होता है, आप बोलते हैं डिस्पोज कर दो। डिस्पोज का मतलब क्या है, वो तोड़ के फेंक देता है। यूजुअली क्या होता है कि ये जो आपने वो मिस्ट्री बॉक्स का नाम सुना है अमेज़न के, मिस्ट्री बॉक्स क्या होता है? जिसमें जोड़ते दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, सही है। और एक अमाउंट पे मिलता है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं कर सकती और बहुत चीप भी नहीं कर सकती। अमेज़न होता क्या है, अमेज़न बनाता है मिस्ट्री बॉक्स। अभी जो ये आएगा ना क्रिसमस का, न्यू ईयर के बाद होगा, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बॉक्स होंगे। इसके अंदर होता क्या है कि एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर अमेज़न ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स भर देता है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो अपने मिस्ट्री बॉक्स को ऑप्शन कर रहा है कि लेट से वो बोले $200 में मेरा एक बॉक्स ले लो। अब उसके अंदर जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं ना, डिफेक्टेड प्रोडक्ट नहीं, जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अमेज़न वहाँ पे भी ऐड कर देता है। होता क्या है कि कभी कभी लोग $200 का ले लेते हैं पूरा बॉक्स, जब उसको खोलते हैं अंदर से $2000 का सामान निकलता है, उसके अंदर आईफोन भी होता है, उसके अंदर चार्जर्स भी होते हैं, उसके अंदर सब कुछ होता है। कभी ऐसा भी होता है कि कपड़े निकल के आ गए $50 के, $20 के, कोई बहुत छोटी चीज़ निकल के आ गई, तो ये रिस्क होता है। क्योंकि होता क्या है कि अमेज़न सबको जमा करता है, जमा करने के बाद एक बॉक्स के अंदर डाल देता है, वो मिस्ट्री बॉक्स बन जाता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज़, प्रोडक्ट रिव्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। यहाँ पे बोल रहे कि मिनिमम जो होने चाहिए रिव्यूज कितने होने चाहिए? 20। अच्छा, रिव्यूज कहाँ से पता चलता है? सर नीचे कहाँ है? नीचे हम कहाँ पे? सर लिस्टिंग ये नीचे पड़ेगा। अच्छे बुरे मिक्स, क्योंकि प्रोडक्ट कैसी है वो हमने रेटिंग पे जज कर लिया। अगर रेटिंग ही सही नहीं होगी इसका मतलब वो प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है, लेकिन रेटिंग सही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में कोई इतना मसला नहीं है। अब सेकंड चीज़ हम जा रहे हैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के ऊपर। अब प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भले अच्छे हो या बुरे हो, मिक्स की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना है क्योंकि सेल्स को हम इस तरीके से जज करते हैं। तो यहाँ पे बताएं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कहीं पे नज़र आ रहे हैं? नीचे आएंगे सर। ये अच्छा, यहाँ पे ये रिव्यूज लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर आ रहा है रिव्यूज का। आ रहा है यहाँ पे कोई रिव्यू आ रहा है? नहीं, टॉप नहीं, नंबर चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि पीछे हमारा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 20 रिव्यूज होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि 20 या 20 से ज़्यादा है? काउंटिंग छोड़ दें, काउंटिंग तो नहीं कर सकते। यहाँ पे जो रेटिंग आ रही है सही है, 8623 इसके रिव्यूज थे, ठीक है। अब एक और यही चीज़ ऊपर भी थी यहाँ पे, इसका मतलब ये रिव्यूज आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि रिव्यूज के कितने थे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, रिव्यूज 20 रिव्यूज क्यों होने चाहिए? ताकि दूसरों को लेने की आसानी हो, ताकि क्या? रिव्यू होंगे तो फिर दूसरे भी बाय करेंगे शायद प्रोडक्ट।
ठीक है, ये भी सही है एक रीजन। और कुछ लोगों ने बाय किया हो तभी तो रिव्यूज आए, अगर एक दो या तीन सर मतलब प्रोडक्ट तो काफी लोगों ने परचेज किया हुआ है बट एटलीस्ट 20 रिव्यूज तो हैं। Amazon पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है तो दूसरों को प्रोडक्ट चाहिए ही है। सही है। देखिए होता क्या है, आप लोग कभी भी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं फूड पांडा वगैरह से, कहीं से भी, आप लोग क्या रिव्यू देते हैं हर बार? नहीं, कभी नहीं देते। कभी भी नहीं देते। रिव्यू का जो रेशो होता है ना बहुत कम होता है, सिर्फ 0.1% होता है। 0.1% का मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों ने खरीदा है, एक मिनट तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, नहीं कर लेते। वैसे कुछ लोग इसको 0.1% भी बोलते हैं, कोई लोग इसको 0.01% भी बोलते हैं। अच्छा 0.1% मैंने लिखा है, ये 0.1% नहीं हुआ क्योंकि 0.1% तो 0.00 समथिंग होगा। लेकिन अज्यूम करते हैं कि अगर 100 लोगों ने खरीदा है, खरीदने के बाद 10 लोगों ने भी रिव्यू दिया है, 10% हुआ ये, 0.1% नहीं हुआ। तो इतना अगर लोगों ने रिव्यू दिए 10 लोगों ने, तो इसका मतलब 20 लोगों ने अगर रिव्यू दिए हुए तो इसका मतलब कम से कम 200 ने तो खरीदी होगी वो प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हालांकि वो 200 नहीं होती, 2000 होती है कि 2000 यूनिट्स बिकते हैं तो 20 रिव्यूज आते हैं। तो ये इस चीज को जज करता है कि ठीक है अगर रिव्यूज आए हुए, अब ये भी तो चांस है यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं, ये भी तो हो सकते हैं कि फेक हो, फेक रिव्यूज भी तो हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? सर कम से कम 5-6 फेक होंगे, आपने यही बात बोली थी कि 5-6 इतने, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बिल्कुल। रिव्यू जो होता है ना, रिव्यू की भी कॉस्ट आती है। रिव्यू किस तरीके से आता है, रिव्यू ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी जाके डाल दिया रिव्यू। रिव्यू के पीछे भी एक साइंस होती है। अगर आप लोग भी जाके लॉगिन करेंगे अमेज़न का अकाउंट और रिव्यू डालना चाहेंगे ना, तो रिव्यू डल जाएगा, आपका भी डल जाएगा। उससे एक मिनट, अब यहाँ पे जैसे इसने रिव्यू डाला हुआ है, रिव्यू कोई भी डाल सकता है। यहाँ पे इसने प्रोडक्ट की इमेज के साथ डाला हुआ है, पहली बात ये है। प्रोडक्ट इमेज का मतलब क्या है कि 100% ये प्रोडक्ट इसको Buy मिली है। किया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अभी मुझे मिल नहीं रहा, वरना ऑप्शन होता है एक वेरीफाइड परचेज का। वेरीफाइड परचेज का मतलब क्या है कि वेरीफाइड परचेज जब आ रहा होगा ना, तो अमेज़न रिव्यू के नीचे लिख देता है कि इस बंदे ने प्रोडक्ट खरीदी भी है। अगर ये रिव्यू दे रहा है ना, तो उस रिव्यू का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो समझे 100 टाइम्स ज्यादा होता है एक नॉर्मल रिव्यू से। क्यों? क्योंकि अमेज़न खुद बोल रहा होता है कि इसने प्रोडक्ट खरीदी है, तो लोग बोलते हैं सर लिखा होता है वेरीफाइड परचेज। ये रहा वेरीफाइड परचेज, पहले नीचे आता था। सर ये हर रिव्यू के आगे आएगा जहाँ पर वो एग्जैक्टली खरीदी गई थी। इसका बिल्कुल जो प्रोडक्ट खरीदेगा और रिव्यू डालेगा वहाँ पे आएगा वेरीफाइड परचेज। इसका मतलब क्या है, अमेज़न इस चीज़ को इंडोर्स कर रहा है कि ठीक है इस बंदे ने अगर रिव्यू दिया है तो ऐसे नहीं दिया, इसने प्रोडक्ट खरीदी भी है और उसको यूज़ किया हुआ है। जिस रिव्यू के साथ नहीं आएगा यानी कि वो ऐसे ही बिल्कुल। अब रिव्यू का तरीका क्या होता है, जो लोग रिव्यू आउटसोर्स करते हैं कि रिव्यू अगर 4-5 रिव्यू ले ली, तरीका ये होता है कि वो जिस बंदे को ढूंढते हैं उसको कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटर। इसको कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग। प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो आपका लिंक होता है ना प्रोडक्ट का, लोग उठाते हैं, यही कॉपी करने के बाद दे देते हैं, वो वहीं से उसको ऑर्डर कर लेते हैं यूनिट्स को डिफरेंट एड्रेस के ऊपर और डिफरेंट अकाउंट्स पे। अब ये प्रोडक्ट है कितने की है, $39 की प्रोडक्ट है। $39 की उसने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया उस बंदे ने। उसके बाद क्या होगा कि पीछे से ना जो अकाउंट सेलर होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बेच रहा होगा, वो ही उठाने के बाद ना उसको पेमेंट कर देगा दोबारा, ये $39 भी वापस करेगा और हो सकता है $10-11 जो उसकी फीस होती है ना वो भी वापस कर देगा, वो एडिशनल दे देगा। तो टोटल उसने तकरीबन समझे $50 दे दिए उसको, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट और फीस शामिल थी। और कुछ केसेस में ये होता है कि वो प्रोडक्ट भी रख लेता है और कभी कभी होता है कि वो प्रोडक्ट वापस दे देता है। लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं रख ही लो, क्योंकि ऐसा होता है अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा तो फिर मसला है कि वो पूरी घूम के दोबारा वापस आएगी, फिर उसकी पैकिंग होगी, सब कुछ होगी। अगर बड़ी प्रोडक्ट होती है तो उस केस में हम कर भी लेते हैं, वरना नहीं करते। तो उसमें जो कॉस्ट होती है ना
ये समझे एक जो रिव्यू होगा ना कम से कम $60 से $70 का पड़ेगा इस तरीके से, $60-70 का। ये जो कॉस्ट है वो सेलर के ऊपर जाएगी। सेलर के ऊपर जाती है, ये अमेज़न उसको वो रिकमेंड नहीं करता, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। सेलर जो होगा उसको रिव्यू के लिए एक जो क्रॉस मार्केटिंग जो बंदा है किया उसको बेच दिया, सही है। सही है, लेकिन अब उसको पैसे देने हैं तो वो जो सेलर होगा वो खुद के पास से देगा, अपने पास से ही देगा। तो नुकसान है। बिल्कुल, मार्केटिंग में होता ही नुकसान है, मार्केटिंग एक्सपेंस। ये जो एड ये जो हम ब्लॉग ये जो उसको तो रिव्यू रिस्पॉन्स जमा कर लेना। रिव्यू उसके लिए लोगों को दे जी नहीं सही, ये भी इन्वेस्टमेंट में आता है ना फिर बिल्कुल, उनका ये मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट ही हो करना। जाए। उसकी वजह ये कि जब रिव्यूज जनरेट होना स्टार्ट होंगे तो फिर कस्टमर अट्रैक्ट होंगे ना। अगर आज वो 10 बेच रहा है इस तरीके से तो हो सकता है कल को उसके 100 बिक जाए उन 10 रिव्यूज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनिशियली लगाने पड़ते हैं सर इस तरह के रिव्यू पर वेरीफाइड परचेज आता है फिर? आता है, जो ये वाले रिव्यूज होते हैं ना यानी कि जो इनके ऊपर वेरीफाइड परचेज लिखा हुआ होता है। वेरीफाइड परचेज का मतलब क्या है कि इस बंदे ने इस प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है इसलिए अमेज़न उसको वेरीफाई कर रहा है। अब अगर कहीं पे नहीं आ रहा होगा इसका मतलब ये कि उसने नहीं खरीदा है। अच्छा 4CC BSR कि BSR भी एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है कि BSR क्या था, बेस्ट सेलर रैंक। इस पे हम लोगों ने पूरी क्लास निकाली BSR क्या होता है, किस तरीके से उसको देखते हैं, कैटेगरी टू कैटेगरी डिफरेंशिएट होता है। अब कुछ कैटेगरीज बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, वो कैसे वो टाइम टू टाइम पता चलेगा। मैं देखूंगा अगर मुझे आर्टिकल मिल गया BSR का। वो लास्ट वाला जो मैंने भेजा था वाइबर और वाइबॉक्स को पढ़ा था किसी ने? हल्का सा पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं डीप में। कोशिश करेगा पढ़े और डिटेल में लिखा हुआ था। तो BSR जो होता है वो कहलाता है बेस्ट सेलर रैंक, ये इस पे हम लोग पूरा देख चुके हैं। बाय बॉक्स रोटेशन ये याद है किसी को? जी बाय बॉक्स रोटेशन क्या थी? सही है, अमेज़न रोटेट करता रहेगा, बाय बॉक्स देता रहेगा। तो बाय बॉक्स रोटेशन का इधर मतलब क्या है? सर जो प्रोडक्ट बाय लिंक बॉक्स है। अचीव कर लेता है बाय बॉक्स उसके पास चला जाता है। सही है, ये तो बाय बॉक्स हो गया ना। तो रोटेशन का क्राइटेरिया के अंदर क्या काम है? क्राइटेरिया के अंदर हम बाय बॉक्स रोटेशन में क्या चेक करते हैं? कितना परसेंट इतने परसेंट किसको मिला हुआ है, जैसे ऐसा तो नहीं कि अमेज़न को इतने परसेंट मिला हुआ है। अच्छा अगर अमेज़न को नहीं मिला हुआ, किसी और सेलर को मिला हुआ है 70-80% उस प्रोडक्ट के साथ हम जा सकते हैं। वो सर फिर ब्रांड डोमिनेंसी हो जाएगी। सही है, दो टाइप की मैंने बताया था, एक अमेज़न डोमिनेंट होता है और एक ब्रांड डोमिनेंट होता है। दोनों के अंदर ये चीज ये वाला मसला आ सकता है, दोनों के अंदर ये वाला मसला आ सकता है। अमेज़न के अंदर भी आ सकता है, ब्रांड के अंदर भी आ सकता है कि कोई एक डोमिनेट कर रहा हो कि वो 50-60% उठा के और उसके ऊपर उस प्रोडक्ट की 50-60% सेलिंग कर रहा हो। ये चेक कहाँ से करते हैं याद है किसी को? थर्ड पार्टी सही, हम डेटा की साइड से चेक करते हैं। डेटा पे गए डेट पे और बाय बॉक्स ये प्रोडक्ट है इसके साथ जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अमेज़न ही है ना सर इस पे तो। क्योंकि अमेज़न उसके ऊपर बाय बॉक्स डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे जाना हमारे लिए फायदा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि भले ही हजारों यूनिट्स बेच रहा हूँ महीने के, लेकिन अगर हमें बाय बॉक्स ही नहीं मिलेगा, अगर हमारे पास सेल्स ही नहीं आएगी तो हमें फायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो बाय बॉक्स डोमिनेट नहीं करना चाहिए। अच्छा बाय बॉक्स का क्राइटेरिया क्या है? वैसे इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 50% एक बंदे के पास नहीं होने चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। कुछ लोग 40 भी बोलते हैं, कुछ लोग 30 भी बोलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी के पास, क्योंकि अगर इतना है तो उसके बाद फिर ये भी डिपेंड करता है। अब ये भी हो सकता है कि न्यू सेलर को वो लेट से 1% दे रहा है बाय बॉक्स, ठीक है, तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले ना बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो चेक करने की होती है ना, वो ये होती है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे ये प्रोडक्ट बेच कितने रहा है। अब यहाँ पे ये सेल 0 शो कर रहा है, 0 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसको 25 डेज हुए, इसको एक दिन अभी पूरा सॉरी 1 महीना अभी इसको पूरा हुआ नहीं है। जब तक महीना कंप्लीट नहीं होगा ये सेल्स जज नहीं करेगा, इसके एल्गोरिथम्स सेल्स को डिटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नई प्रोडक्ट है।
लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्स। यहाँ से मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे ये सेल्स सोल्ड 30 डेज, यहाँ से हमें 30 डेज की सेल मिल जाती है कि इस प्रोडक्ट में 30 डेज के अंदर कितना बेचा है। उसके बाद ये है कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, इस परसेंटेज से। यानी कि अगर 1000 यूनिट बिके हैं महीने के अंदर, लेट्स से 1000 यूनिट पूरे महीने के अंदर बिके और 10% एक बंदे को बाय बॉक्स मिल रहा है, यानी कि 1000 का 10% शेयर का जो सेल्स है, सेल्स शेयर जो है वो उसके पास आया है। इसका मतलब 1000 का 10% कितना हो गया, 100 यूनिट्स। 100 यूनिट उसको मिल रहा है। इसी तरीके से अगर 1% तो जाने बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अगर 2% 3% अगर एज अ न्यू सेलर, कुछ लोग होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं इन्वेंट्री को टेस्ट, तो टेस्टिंग इन्वेंट्री के अंदर ये हो सकता है अगर लेट्स से एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो बिल्कुल न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके पास 0 रिव्यूज हैं, उनको अमेज़न देता है इसके ऊपर मिलता है 2% या 3% बाय बॉक्स मिल रहा है सबको, 3 इस तरीके से 3% मिल रहा है, बाकी एक को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब उस केस में क्या है, लेकिन उसकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स है उस प्रोडक्ट की 1000 यूनिट, ठीक है, महीने की, सही है। और अगर उसको 3% अगर मिल रहा है, बाय बॉक्स दे रहा है वो 3% बाय बॉक्स दे रहे हैं न्यू सेलर्स को, तो हम उस इंडिविजुअल या न्यू सेलर की सेलिंग निकाल सकते हैं कि वो कितने यूनिट महीने में बेच रहा है, इस 1000 यूनिट में से वो कितने बेच रहा है। तो यहाँ पे आ गए कितने यूनिट, 30 यूनिट। 30 यूनिट का मतलब क्या है कि इनिशियली हम लोग जो अपनी इन्वेंट्री भिजवाते हैं पहली, वो 20 यूनिट्स की होती है, 30 यूनिट्स की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूनिट्स की होती है, बहुत ज़्यादा। तो 50 यूनिट्स का भी मतलब ये है कि ठीक है, अगर एक महीने में नहीं तो 2 महीने में तो इन्वेंट्री लिक्विडेट हो ही जाएगी ना, 2-2.5 महीने के अंदर। तो उधर जाके हम लोग ये रिस्क ले सकते हैं कि ठीक है उसको कर सकते हैं, लेकिन कभी भी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स है ना, सिर्फ उसको देख के कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को और सेल्स जो होती है ना, दोनों को एक साथ देखना है। हो सकता है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स का नंबर है, लेट्स से वो न्यू सेलर्स को बहुत अच्छा दे रहा है, 20 3 सेलर्स बैठे हुए 20 25% मिल रहा है, आपको भी पता नजर आ रहा है कि अगर न्यू सेलर आप भी जाते हैं तो आपको भी 20-25% 30% आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आपने उसकी प्रोडक्ट की सेल चेक करी, 30 यूनिट्स बेच रहे हो महीने के, फिर वो किस काम का है? तो 30 यूनिट्स बेचने का क्या मतलब, कौन बेच रहा है 30 यूनिट्स? ओवरऑल इस लिस्टिंग के ऊपर 30 यूनिट्स बिक रहे हैं, अगर ये अज्यूम करें मतलब अगर हम काम है, 30 यूनिट्स हैं तो वो स्टॉक में पड़े रहेंगे, वो बिकेंगे ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग पहले रिसर्च करते हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं या एक प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम करने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। दूसरी बात, अगर वो बिक रही है फिर अगला सवाल ये आता है कि हम कितनी बेच सकते हैं, यानी कि अगर बिक भी रही है तो समझ में आता है लेकिन इतने सारे सेलर्स बेच रहे हैं, यहाँ पे भी जो 10 बेच रहे हैं, बाय बॉक्स किसके पास है, खाली अमेज़न के पास है 100%। इसका मतलब अमेज़न किसी और को बेचने नहीं दे रहा, उसी बेच रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ठीक है 1000 यूनिट भी बिक्री है, लेकिन हमारे लिए फायदा है उसमें या नहीं है, क्योंकि अगर हमने इन्वेंट्री लाइव कर दी है, अमेज़न के वेयर हाउस में चली गई और हमें बाय बॉक्स ही नहीं मिल रहा, भले 1000 के 10,000 यूनिट बिकना शुरू हो जाए महीने के, लेकिन अगर हमारा एक यूनिट भी नहीं बिक रहा तो हमारे तो किसी काम का नहीं है ना, हमारा तो लॉस है, क्योंकि एंड में तो हमें लिक्विडेट करानी पड़ेगी वो। समझ में आया क्या? लिक्विडेट का मतलब ये या तो वापस मंगवानी पड़ेगी, ऐसी बात है। अमेज़न जो होगा एक टाइम तक अपने पास रखेगा, कितने टाइम तक? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2-4 महीने तो रख लेता है, पहले शायद 6 महीने का था, शायद टाइम थोड़ा उन्होंने कम कर दिया है। तो उसमें ये होता है कि इन्वेंट्री अपने पास रख लेता है, उस वक्त तक इतनी ज़्यादा फीस चार्ज नहीं होती। बाद में ये होता है कि जब वो दिखता है ना कि आपकी इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही, तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो वो आपका IPI कम करता है। अच्छा, IPI का है वो आगे लेक्चर में आएगा, अभी मैं खाली ये बता रहा हूँ आपको जवाब देने के लिए ना। IPI का मतलब होता है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें होता क्या है कि अमेज़न पहले ये देख रहा होता है कि ये बंदा जो इन्वेंट्री लाइव करता है वो फौरन बिक भी जाती है या रखी रहती है। अगर रखी रहती है ना, फिर वो आपका IPI स्कोर कम कर देता है। उससे नुकसान क्या होता है कि जहाँ पहले आप 20 यूनिट भेज सकते थे ना, वहाँ पे 10 भेज सकते हैं खाली, वो आपके ऊपर लिमिट लगा देता है। तो ये IPI का नुकसान होता है। तो ये चीज़ उसके अंदर होती है कि फिर आपके ये होता है कि इन्वेंट्री अपनी वापस मंगवानी पड़ती है या बेचनी पड़ती है, जो भी होता है, लेकिन उसमें आपका फ़ायदा नहीं होता, लॉस ही होता है इन दी एंड। अच्छा, उसके बाद बाय बॉक्स रोटेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टमर रिव्यू एनालिसिस।
रिव्यूज देख लिए हम लोगों ने, लेकिन रिव्यूज में भी ये देखना है कि रिव्यू को थोड़ा एनालाइज करना है, खाली हमारे नंबर काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा इन डेप्थ जाके हम लोग रिव्यूज को भी देखेंगे। अच्छा, रिव्यू एनालिसिस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल रिव्यू वाले पोर्शन पे आ गया नीचे। ये तो मालूम है ना सबको, बिल्कुल नीचे रिव्यूज होता है, इतना तो यहाँ पे जब बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, यहाँ पे रिव्यूज आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिव्यू एनालिसिस करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, अच्छे रिव्यूज कितने हैं? वो कैसे पता चलेगा? 5 स्टार्स। ठीक है, 5 स्टार जो है बहुत अच्छा होता है, 4 स्टार थोड़ा कम अच्छा होता है, लेकिन ये भी अच्छा होता है। 3 स्टार समझ लें एक तरीके से न्यूट्रल कंसिडर होता है, इसको ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा। सेकंड और फर्स्ट स्टार बुरा होता है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर अब आपको रिव्यू दे रहा है, अब आपको ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज कैसे हैं। 8623 लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को समझे रिव्यू किया है, इस प्रोडक्ट के ऊपर 78% 5 स्टार, यानी 78% लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। 12% कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं, एवरेज अच्छी है, एवरेज वाले अच्छा 12 वाले लिखे कह रहे हैं ठीक है अच्छी है। अब 78 के अंदर 12 ऐड करें कितने हो जाएंगे? 90%, यानी कि 90% लोग कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। उसके बाद 5% लोग कह रहे हैं कि ठीक है ये एवरेज है, ना अच्छी है ना बुरी है, और 5% कह रहे हैं बुरी है। तो इस प्रोडक्ट को अच्छी कंसिडर करेंगे या बुरी? अच्छी कंसीडर करेंगे क्योंकि रिव्यू ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों अच्छी क्यों कंसिडर करेंगे? 90% जो है आपके अच्छे रिव्यू आए। सही है, क्योंकि इसकी जो सेलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना 8623 लोगों ने रिव्यू किया हुआ है, और जिसमें से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिनका रिव्यू बुरा है। तो यहाँ पे जाके इसकी अच्छा, अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जाके आप और इसको एनालाइज कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे 1 स्टार के ऊपर, अभी आपको इस पेज पे ले गया। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर मसला क्या है। ठीक है, अगर 5% लोगों ने भी या 2% लोगों ने भी 1 स्टार दिया रिव्यू, तो उस 1 स्टार के पीछे रीजन क्या था, तो ये यहाँ पे सारी डिटेल आ गई इस प्रोडक्ट, ठीक है। अटेंडेंस हो गई सबकी? शीट किसके पास है? सही हो गई ना सबकी अटेंडेंस? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई अकाउंट लॉगिन करे और हम उसको पिक्चर भेज दें और वो पिक्चर के साथ रिव्यू दे दे, तो सबको लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट उसके पास पहुंची है। अमेज़न शायद उसका ऑप्शन नहीं देगा, जब तक खरीदेंगे नहीं ना पिक्चर का ऑप्शन नहीं देगा। पिक्चर अपलोड करके रिव्यू का ऑप्शन नहीं, मतलब डायरेक्ट रिव्यू का शायद आ जाए, लेकिन पिक्चर जब तक अपलोड नहीं करेंगे ना तब तक वो नहीं आएगा। सॉरी, जब तक परचेज नहीं करेंगे ना तब तक वो पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा। मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है। बाकी ये कि अब जाहिर सी बात है ये केस भी हो सकता है, अगर उसने अलाउ कर दिया तो ये हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कस्टमर आएगा वो यहाँ पे वेरीफाइड परचेज थोड़ी पड़ेगा। नहीं, लेकिन कस्टमर थोड़ी वेरीफाइड पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट है, at first I was so happy with these containers, great sizes, great price and very functional. After using about a month, they started to develop chips around the edges of the corner. ठीक है, वो बोले इसके जो edges है ना वो खराब होने लगे थे। There would be a tiny standard या tiny shards of glass inside and that would pull out the users putting just for a food storage item. ठीक है, this product is incredibly cheap and not versatile. The saving the quality is poor. रिव्यू टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। किस पे? टाइमिंग्स पे, यानी कि किसी ने अगर 1 मंथ बाद रिव्यू दिया जैसे ये दे रहे हैं, तो हम उसको फिर कंसीडर करेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मतलब मैटर करती है। 1 मंथ बाद तो हो सकता है कि उनकी यूज़ पर हो जिसने परचेज किया हो। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर 1 महीने बाद उसने रिव्यू किया कि उसने उस प्रोडक्ट को पहले 1 महीने तक यूज़ किया, फिर यूज़ करने के बाद रिव्यू किया। अच्छा, 1 महीने बाद जो रिव्यू करता है ना, ज़्यादातर होता है वो बुराई करने के लिए रिव्यू करता है, अच्छाई करने के लिए नहीं करता, क्योंकि अच्छाई करने का किसी के ऊपर टाइम नहीं होता, बुराई करने का टाइम होता है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या बात बोल रहा है कि ठीक है ये जो है 3 पीसेस के अंदर टूट गया, यानी कि हम इस टाइम ड्यूरेशन को रिव्यू के दौरान कंसीडर नहीं करेंगे। रिव्यू के दौरान मतलब रिव्यू बिल्कुल सिर्फ रिव्यू देखेंगे, टाइम वगैरह नहीं देखेंगे।
अब यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है बार बार, हर कोई एक बार एक चीज को महसूस कर रही है। चिपिंग क्या होती है? स्टार्ट चिपिंग एट दी एजेस। चिप्स का मतलब है कि जो एजेस होते हैं ना उसके ऊपर वो बन जाती है, लाइंस बन जाती है, वो जो यानी कि उसका जो स्मूथनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये इसका एक रिव्यू हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये वाला मसला तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये 3% लोग हैं या 5% लोग हैं टोटल जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। बाकी ऐसे जो बोलते हैं ठीक है इतना बड़ा मसला नहीं, इग्नोर करो, या बहुत सारे ऐसे जो देखते भी नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से करते हैं रिव्यू एनालिसिस, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे 5 स्टार के ऊपर तो ये आपको 5 स्टार रिव्यूज की बारे में डिटेल दे देगा कि जो लोग इसको अच्छा बोल रहे हैं वो अच्छा क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जाके इसका जो रिव्यू एनालिसिस है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव सेलर्स। कंपैरेटिव सेलर्स का मतलब क्या है? सेलर्स क्या? सर इस प्रोडक्ट को जो बाकी सेलर्स सेल कर रहे हैं उसके साथ जो कॉम्पिटिशन है हमारा बाय बॉक्स को रोटेट करने का या उनकी प्राइस वगैरह का, उनकी कितनी सेलिंग हो रही है इसका उस कॉम्पिटिशन को। बिल्कुल, हम लोग जब यहाँ पे आएंगे ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है वो प्रोजेक्ट ही चेक कर दिया यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 100% बाय बॉक्स किसको मिल रहा है? अमेज़न को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे आने के बाद हम लोग चेक किया कि यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स और बेच रहे हैं। अब यहाँ पे देख के क्या हम लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे क्या हम लोग इस चीज़ पे खुश हो सकते हैं कि यार ठीक है यहाँ पे इतने सारे सेलर्स हैं लेकिन उनको सेलर नहीं अमेज़न बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, तो हम लोग आके बेच देते हैं कि हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास चांस ज़्यादा है ना कि अगर किसी को भी नहीं मिल रहा तो शायद हमें मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट के अंदर ये वाला केस हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि नहीं होगा। जब बाकियों को नहीं दे रहा तो हमें कैसे देगा? हम कभी भी अमेज़न के ऊपर चीज़ों काम करते हैं ना, हमें एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं और जो ट्रीटमेंट हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहा होता है ना वही अज्यूम करते हैं कि ये हमारे साथ भी होगा। सही है, मतलब हम कोशिश करते हैं खुद को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की, थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए, लेकिन हमारा फोकस यही होता है। सर हमारे जैसे लोग क्या हमारे जैसे लोग मतलब हमारे जैसे सेलर्स। अब यहाँ पे हमारे जैसे सेलर्स कौन है ये बताएं? सब नीचे हैं, न्यू बैठे कौन है ये न्यू? कहाँ से पता चलेगा? लिखा हुआ आ रहा है न्यू। सर सोल्ड बाय से पता चलेगा। सोल्ड बाय से। अच्छा न्यू कहाँ लिखा हुआ है? ये प्राइस के नहीं ये न्यू सेलर नहीं है, ये न्यू वो प्रोडक्ट टाइप है। अच्छा ये प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं हुई, यूज प्रोडक्ट नहीं है। सेलर जो पता चलता है ना वो यहाँ से पता चलता है। यहाँ भी जो रेटिंग आती है ना वो सेलर की आती है। सही है, अगर रेटिंग समझे 100 के अंदर अंदर है तो ये अज्यूम कर लेंगे ये सेलर नया है, क्योंकि ऐसी बात है जो अब पुराना सेलर जो होगा ना, जैसे इसके बाद कितनी रेटिंग है? इसके बाद 1125 इसके बाद 11,000 11,000 के बाद 51 इसके बाद रेटिंग है। इसका मतलब ये बहुत ही पुराना सेलर है, बहुत ही पुराना सेलर है जो इस पूरी। एक बात कंफर्म करें सर, सेलर की रेटिंग जो है वो कस्टमर देता है या अमेज़न देता है? कस्टमर सेलर दोनों की देगा। दोनों की देता है। तो यहाँ पे उसकी जो रेटिंग है वो तकरीबन 11,000 है। यहाँ पे सिर्फ 7 है, फिर नीचे चले जाए तो यहाँ पे ज़्यादा है 2,000। तो रेटिंग से हमें पता चलता है रेटिंग जितनी कम होती है इसका मतलब क्या है कि सेलर जो है उतना नया है। तो हम ये देखते हैं कि जो रेटिंग कम वाला है उसके साथ क्या हो रहा है, वही हमारे साथ होगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं इसमें से हम लोग न्यू सेलर हैं तो हमारे साथ कितने सेलर होंगे, हमारे जैसे कितने सेलर होंगे? तो एक ही
कितने हैं सेलर? कोई नजर आ रहा है हमारे जैसा? हमारे जैसे मतलब न्यू। हाँ जिसकी सेविंग रेटिंग एक और ये 2 ये 30 3 ये नहीं सर नहीं है और ये 105 ये 2 ये 4 4 और ये नहीं 100 से ऊपर। ठीक है। अच्छा ये जो आपने जितने भी ऊपर 5 बोले हैं ना, 5 में से एक भी नहीं है हमारे जैसा। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इनकी नहीं है टू दे रहा सब क्या आ रहा है? ये गैप नहीं है, ये एक ही ये के है। बारे में लिखा हुआ ये एक ही है है। सोल्ड बाय अच्छे हैं। कौन है रेटिंग कौन है रिव्यूज देखिए, लोगों ने दिए हैं लेकिन हम लोग जिस rates मॉडल के ऊपर अच्छे काम नहीं। करेंगे वो मॉडल कौन सा होगा? शिपिंग मॉडल की बात कर रहा हूँ। जी FBA FB होगा। ये लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं? सही है मेरे ख्याल से वो है जिन्होंने रजिस्टर कराया है डिलीवरी जो है अमेज़ोन के ज़रिए करवा रहे हैं मतलब जो आपने बोला था अमेज़ोन के ज़रिए भी डिलीवरी करवाते हैं वही रहते हैं रजिस्टर करवा देते हैं वो तो नहीं है ये वो है, ये FBM मॉडल कर रहे हैं। FBM के ऊपर काम कर रहे हैं। FBM का मतलब क्या है? फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। मैंने बोला था हमारे जैसा सेलर कौन है? ये न्यू सेलर्स तो है लेकिन हमारे जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम FB हैं। अगर हम लोग सेलिंग करेंगे हमारा टारगेट क्या होगा? अगर हम FBM पे काम कर रहे होते तब तो हम इनको कंसीडर करते, लेकिन अगर हम FBA के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये FBM है सब सेलर प्लस। ये देखिए सब शिप फ्रॉम क्या है? USA मैं यूएसए नहीं है, इसका नाम है सेलर का ही नाम है। मर्चेंट फुल्स को शिप कर रहा है। वो तो खुद इसका ही वहीं से वहीं रहता है वहीं शॉप है वहीं बेच वहीं पे इसको बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे करीब है। Amazon 100 के जो क्राइटेरिया है ना उससे बाहर है ये। लेकिन इसके साथ हम खाली ये देख सकते हैं, इस पे ये जज कर सकते हैं कि ठीक है 115 रेटिंग इसके पास है, क्या इसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा जज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आके अगर हम लोग जज करते हैं तो शायद हमें नहीं मिलेगा। सर जब Amazon ही इतना ज़्यादा डोमिनेंट है तो हम क्यों रिस्क लें इस प्रोडक्ट में जाने? बिल्कुल हाँ नहीं लेना चाहिए रिस्क, लेकिन अभी तो खाली मैं लिस्टिंग समझा रहा हूँ ना, उसके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई बाय बॉक्स का उसका डेटा शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कि मिली नहीं मतलब अच्छा, लेकिन ये वाली जो लिस्टिंग है ना ये नहीं है, ये अपने माइंड में रखिएगा। अगर पुरानी लिस्टिंग होती तो शायद मिल भी जाता, लेकिन नई लिस्टिंग है, 25 दिन का खाली डेटा है। हम मिनिमम कितने टाइम के डेटा पे जज करते हैं? 3 months के 90 डेज। हाँ 3 मंथ के डेटा सही है। सर जब Amazon इतना डोमिनेंट है जो सेलर्स वहाँ बैठे हैं वो क्यों? मसला ये ज़्यादा तो FBM बैठे हुए थे। पहली बात तो ये है कि FBM बैठे हुए थे। दूसरी चीज़ ये प्रोडक्ट रिसर्च आपने करी है, ज़रूरी थोड़ी सबको आती हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी अमेज़ॉन के ऊपर दराज के ऊपर बेच रहे हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन आप उनसे पूछ लेंगे कि किस तरीके से बेच रहे हो वो खुद नहीं पता होगा, वो बस बेच रहे हैं। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर देखो, ये प्रोडक्ट नई नहीं है, ये पुरानी है। लेकिन यहाँ पे 90 डेज के अंदर भी अगर मैं चेक करूँ ना तो यहाँ पे भी लेस देन 1% बेच रहे हैं दोनों। बाकी यानी तकरीबन समझे 100% ऑन एवरेज अमेज़ॉन ही बेच रहा है। समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कस्टमर रिव्यू। ये हो गया कंपैरेटिव सेलर्स। हम अपने सेलर्स देखते हैं। अच्छा, अगर जब हम अपने सेलर्स देखेंगे वो आगे जाके जब हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें चीज़ें नजर आएंगी। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग फिर यहाँ पे देख रहे होते हैं कि उसके रिव्यूज़ कितने, ये है कि रिव्यूज़ कितने उस बंदे के, ये सेलर के रिव्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे सेलर का नाम आ रहा है, सेलर का डेटा आ रहा है। तो रिव्यूज़ उसके कम है, इसका मतलब ये न्यू सेलर है। अगर लेट्स से बाय बॉक्स मिल रहा है किसी को, बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है यहाँ पे,
20%, 30%, 10% इस तरीके से भी लोगों को अगर मिल रहा है इन केस। लेकिन यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, अगर यहाँ पे 5000, 10,000, 2000, 1000, तो हम क्या करेंगे? बाय बॉक्स अभी तो हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि बाय बॉक्स रोटेशन हो ही नहीं रही जी। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है। लेकिन अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, सबको मिल रहा है, कोई अमेज़न डोमिनेंट भी नहीं है, ब्रांड डोमिनेंट भी नहीं है, बाय बॉक्स सारे सेलर्स को मिल रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन रिव्यूज जो है ना उन सेलर्स के वो थाउजेंड्स में बहुत हाई हैं, और हम न्यू सेलर जाते हैं तो हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो लोग बहुत एस्टैब्लिश सेलर है, बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस भी है, बहुत ज़्यादा रिव्यूज भी हैं। वो लोग जो सेल कर रहे हैं ना वो हम नहीं कर सकते अभी, क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है हमसे, हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन सर हम लोग वेब बॉक्स को और जो कोई कस्टमर आया तो इतनी डीप में जाकर तो चेक नहीं करेंगे क्या? उसको तो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट ही नजर आ रहा होगा वेब बॉक्स वो चेक नहीं करेगा। मसला ये कि अगर हम यहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे का मतलब ये कि अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दूंगा ना तो मुझे बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों को मिल रहा है उनके रिव्यूज़ हज़ारों में और मेरा ज़ीरो है। कहने का मकसद ये है, ये रिसर्च तो हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, कस्टमर के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ स्टोर है, कितनी बड़ी मार्केट है वो, मतलब कितना बड़ा स्टोर है। उसके सामने अगर कोई छोटा सा जनरल स्टोर खुल ले आज, या मैं खोल लूँ अपना जनरल स्टोर, इतनी बड़ी जितनी बड़ी हमारी ये क्लास इतना बड़ा, और बोलूँ मैं इसके साथ कम्पीट करूँगा, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इधर आप ये देख लें, इम्तियाज़ के सामने चेस खुला था एक टाइम पे, चेस था या कौन सा था, वो बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा था, वो इतना बड़ा मार्केट का जायंट था कि वो उससे लड़ ही नहीं पा रहा था, और सारे कस्टमर्स जो थे उसी के पास जा रहे थे। इसी तरीके से केस ये है कि जो जितना बड़ा जायंट होगा अपने हिसाब से, मैंने अभी ऊपर एक बात बोली थी कि हम अपने जैसे बंदों को ढूंढते हैं, तो हमारे जैसे लोग यही है जिनके रिव्यूज़ कम है, क्योंकि जिनके रिव्यूज़ कम है वो भी नहीं हुए, फिर हम भी नहीं हुए, फिर अमेज़न हमें कुछ ना कुछ लेवरेज दे देगा, बेचना अलाउ कर देगा, वैसे नहीं देगा। सही है। उसके बाद आती है प्रॉफिट कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग जाके देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे जाके हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन पर बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना समझ लें कि प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमें ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। या चलें अभी इसी लेक्चर में अभी आज ही हम लोग कर लेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल एंड पे, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद सेलिंग एलिजिबिलिटी। सेलिंग एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एलिजिबल का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। इसका ठीक है। अच्छा, अमेज़न के ऊपर अगर अकाउंट बना हुआ है, सेलिंग कर रहे हैं, तो एलिजिबल होने का मतलब क्या है? बेच रहे हैं तो सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कहाँ से आ गया, कौन सा मतलब आ गया? सर अमेज़न पे बेचने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए काम करना पड़ता है। सही है। अगर हम उनमें से किसी में भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन होंगे तो सारे एलिजिबल तो नहीं होगा। ठीक है। सर जैसे रेट्स के ऊपर बात होती है कि प्राइस कितने हैं, प्राइस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे भी आना चाहिए, क्राइटेरिया। ठीक है। अच्छा, सेलिंग एलिजिबिलिटी जो है ना उसके क्राइटेरिया के उसके पर्सपेक्टिव में 2-3 है। पहली बात तो ये कि समझे हम लोग इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो है होलसेल मॉडल। होलसेलर से खरीद रहे हैं या ब्रांड से खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद हम कहाँ पे बेच रहे हैं? अमेज़न के ऊपर बेच रहे हैं। एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि होलसेलर या ब्रांड है वो हमें बोल रहा है कि ठीक है आप मेरी प्रोडक्ट ले लो, आप रीसेल करो, कहीं पे भी बेच सकते हो, अमेज़न पे नहीं बेच सकते। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कि आप अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट को नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी किसी को दे दिए होते हैं अमेज़न पे। इसका मतलब क्या है कि कोई बंदा उनके पास पहले गया होगा, उसने बोला होगा कि मैं आपकी 1000 यूनिट्स महीने के बेचूंगा और अमेज़न के ऊपर बेचूंगा। अब बेचने का मतलब क्या है कि खरीदेगा तो उसी से ना, जो ब्रांड का ओनर है या होलसेलर है। होलसेलर होता नहीं है, ब्रांड ओनर ही होता है ज़्यादातर इस केस में। तो ब्रांड ओनर से ही खरीदेगा, खरीद के अमेज़न से बेचेगा, तो उसका तो फायदा हो रहा है ना कि 1000 यूनिट वो उससे महीने के खरीद रहा है। लेकिन वो बोलता है कि ठीक है आप मुझे एक कंडीशन पे मैं आपसे खरीदूंगा कि अमेज़न के ऊपर सिर्फ मैं बेचूंगा, आप किसी और को अलाउ नहीं करोगे।
वो बोलेगा ठीक है, वो एक्सक्लूसिव प्राइस पे देगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अमेज़ोन के ऊपर कोई और बेच नहीं सकता उसके अलावा। अगर कोई बेचेगा तो वो उसकी लिस्टिंग को उड़ा सकता है, वो बोल सकता है कि मेरे पास राइट्स है, सिर्फ मैं बेच सकता हूँ, ये गलत तरीके से बेचता है। अमेज़न खुद उसको सेल कर सकता है? अमेज़ोन करता नहीं है, कर सकता है, कर भी सकता है। उसमें ये होता है कभी आता है कभी चले जाता है। अब अगर आएगा तो अमेज़ोन के साथ वो ये हो सकता है कि सेलर जो है ना वो अमेज़ोन उसको बोलते हैं कि मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो फिर अमेज़ोन खुद हट जाता है, अमेज़ोन भी नहीं बेचता फिर उसके ऊपर, क्योंकि वो जो रूल्स वगैरह होता है ना उसको ब्रेक नहीं करता अमेज़ोन। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई, ये समझ में आ गया कि उसने उसको एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए। दूसरी बात उसने उसको इजाज़त दे दी कि आप बेच सकते हो, अब हम नहीं बेच सकते, तो ये एक चीज़ होती है। सेकंड चीज़, सेकंड पर्सपेक्टिव जो था वो क्या होगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अब जैसे एक कैटेगरी है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स पता है सबको क्या होता है? क्या होता है? इंसेक्ट किलर होता है। उसके लिए अमेज़न के लिए कंडीशन क्या है, अगर आप, मैं या कोई भी बंदा पेस्टिसाइड बेचने जाएगा ना अमेज़न पे, अमेज़न नहीं बेचने देगा। अमेज़न की कंडीशन ये है कि जो बंदा यूएसए के अंदर पेस्टिसाइड बेच रहा है ना, वो खुद यूएसए का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि जो जहाँ पे बेच रहा है वो वहाँ पे रह रहा हो, ये कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, यूएसए में जो बंदा रह रहा है ना, कंपनी बनाने की बात नहीं हो रही है इधर फिजिकली वहाँ पे रहने की बात हो रही है कि घर हो वहाँ पे रह रहा हो। तो जो जिसका घर होगा वहाँ पे, जो वहाँ पे रह रहा होगा, वो तो बेच सकता है। सर इसका क्या रीज़न है? रीज़न यही होता है कि ये सेंसिटिव आइटम होता है, इसके अंदर कोई मसला हो सकता है। पेस्टिसाइड्स के अंदर एक्सीडेंट्स के चांसेस भी होते हैं, इसके अंदर डैमेजेस के चांसेस भी होते हैं। तो बहुत सारे सेंसिटिव आइटम्स हैं, तो उन सब पर ये क्राइटेरिया है? उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। तो पेस्टिसाइड्स के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि यूएसए का रेजिडेंट होना चाहिए और यूएसए में मौजूद होना चाहिए जिस वक्त तक उसकी इन्वेंट्री मौजूद है। तो ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो अब आपने बात बोली, एक और फैक्टर होता है, उसको कहते हैं हैज़मेट। हैज़मेट प्रोडक्ट्स, HAZMAT प्रोडक्ट, हैज़मेट प्रोडक्ट्स। हैज़मेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो डेंजरस गुड्स के अंदर आती है उसको अमेज़न बोलता है हैज़मेट प्रोडक्ट। अब डेंजरस गुड क्या हो सकता है? सर ये जर्नल आइटम्स, सर फूड कह रहे हैं आप, कोई सा भी जर्नल आइटम? नहीं, डेंजरस फूड, डेंजरस क्या होता है? फूड के अंदर एक्सपायरी का मतलब होता है, डेंजरस नहीं होता फूड। ठीक है। अब जैसे बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर, वो हैज़मेट के अंदर आते हैं। बैटरी क्यों आती है? बैटरी के अंदर एक चीज़ है, अगर बैटरी की हैंडलिंग आपने सही से नहीं करी ना, अगर बैटरी को एक होता है कि उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया, फेंक दिया आपने उसको, बैटरी फट जाती है। और बैटरी जब फटेगी ना, जाहिर सी बात है वहाँ पे और सामान भी रखा हुआ होता है उनके वेयरहाउस के अंदर, तो अगर आग लग गई ना तो पूरा वेयरहाउस भी जल सकता है। तो इसको कहते हैं हैज़मेट प्रोडक्ट। इसी तरीके से इवन कुछ पेन ऐसे होते हैं, सारे नहीं, वो भी हैज़मेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि समझे जिस चीज़ के ऊपर आग लग सकती है ना, जो फ्लेमेबल होता है, क्योंकि पेन की इंक होती है ना कुछ, उसके अंदर आग लगने के चांसेस होते हैं, तो वो आते हैं हैज़मेट कैटेगरी के अंदर। अच्छा, हैज़मेट कैटेगरी क्या होती है, किस तरीके से उसको हम चेक कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डील करते हैं, वो सब आगे कोर्स का पार्ट है। अभी सिर्फ क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशन नहीं लगेगी कि यूएसए का ही रहेगा? नहीं, इस पे कंडीशन नहीं लगती। इसका हल ये होता है कि अमेज़न का एक प्रोग्राम होता है, इसको बोलते हैं डेंजरस गुड्स प्रोग्राम। डेंजरस गुड्स प्रोग्राम, अगर आपने अपने आप को एनरोल करा दिया डेंजरस गुड्स प्रोग्राम के अंदर, अच्छा, तो डेंजरस गुड्स प्रोग्राम होता है। डेंजरस गुड्स प्रोग्राम का काम क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप बेचना चाह रहे हैं जो डेंजरस गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ रही है अमेज़न की, तो उसको डेंजरस गुड्स में डाल देगा वो। अच्छा, उससे होता क्या है कि आग लगने का खतरा कुछ भी है तो प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि अमेज़न आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप करते हैं, लेकिन वो अलाउ इस तरीके से नहीं करता। पहले आप उसके अंदर अप्लाई करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के बाद थोड़ा टाइम तक अमेज़न आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू में रखता है। अभी अमेज़न के ऊपर है कि वो रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर ले, ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तब वो आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, वरना आप नहीं बेच सकते। सर, तो इस केस में जब यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम में अपने आप को एंट्री कर देते हैं और एक्सेप्ट भी हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, तो फिर अमेज़न फिर उसको सेलर को सेफ साइड भी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल करता है। फिर अमेज़न उस सेलर को सेफ साइड प्रोवाइड करता है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है।
बिल्कुल। और दूसरी चीज वो उस प्रोडक्ट को फिर उस तरीके से हैंडल करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं ना, मेजॉरिटी वो लोग करते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये होता है, कंपनी जो होती है ना वो लॉ के अंडर आती है एज आर्टिफिशियल मैन, यानी कि जैसे इंसान होता है ना, इसी तरीके से समझ लें, एक तरीके से इंसान ही ट्रीट करता है लॉ कंपनी को, यानी उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैन। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कल को अगर आपकी प्रोडक्ट से कोई एक्सीडेंट हो भी गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, अब ऐसी बात है आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन प्रोडक्ट के साथ किसी ने कुछ किया हो गया, तो कोई आपको उस चीज़ के लिए नहीं पकड़ सकता। आप बोले मेरी प्रोडक्ट थोड़ी कंपनी की है, कंपनी बेच रही है अमेज़न के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाए, कंपनी बंद हो जाए, आपके ऊपर उसका कोई वो लायबिलिटी नहीं है। यानी कि जो डेंजरस प्रोग्राम में होते हैं वो ज़्यादातर कंपनी से एफिलिएटेड होते हैं। बिल्कुल, जो एजेंसी वगैरह होती है ना, ज़्यादातर वही लोग करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में चले जाते हैं लेकिन वो इतने नहीं होते, ठीक है। 10th क्या है? प्रोडक्ट मैच। कि हमें प्रोडक्ट भी देखना है कि वो मैच होना चाहिए या नहीं, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। कि प्रोडक्ट मैच का मतलब ये कि जो सेलर हमें, यानी कि जो अमेज़न के ऊपर बिक रहा है उसको भी हमें देखना है कि ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर बिक रही है तो उसकी प्राइस क्या है। अच्छा, तो प्रोडक्ट मैच का मतलब क्या है कि जो होलसेलर है या जो भी सप्लायर है वो प्रोडक्ट को जो दे रहा है आपको, वो प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए वो जो अमेज़न के ऊपर बिक रही है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब कभी कभी होता क्या है कि अब जैसे ये कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट सेम है या नहीं है, यानी सप्लायर जो हमें दिखा रहा है वो प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। सही है, तो इन्वेंट्री जब होगी तब चेक किया जाएगा ना। नहीं, लेकिन अगर हम ऑर्डर करने जा रहे हैं तो हमें कैसे पता ये प्रोडक्ट 100% सेम है या नहीं है। नहीं, रिव्यूज नहीं, आप रिव्यूज में तो ये wholesale होगा के कि लिए प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, ठीक है। अब मैंने एक प्रोडक्ट सप्लायर से मंगाई कुछ और, उसने भेज कुछ और दी, उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या मंगाया है या उसने क्या भेजा। सर सप्लायर से देखेंगे Invite- सप्लायर कितना सही स्टैंडिंग है और उसके कितने मार्केट में क्या उसका गुडविल कैसी है उसकी। नहीं, गुडविल भी अच्छी है इस केस के अंदर। मिसमैच हो जाता है ना, बात मिसमैच हो जाता है, मतलब ये कि सप्लायर भी अच्छा है, काम हाँ, भी सब सही अच्छा तरीके है। से कर रहा है और बहुत पुराना है, लेजिटिमेट है, लेकिन प्रोडक्ट उसने कोई और भेज दिया गलती से, या गलती हम से उसको हो समझा जाती है। नहीं पा रहे कि ये प्रोडक्ट भेजनी है तो किस तरीके से पोस्ट है। एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने देखा होगा एक होता है बारकोड, उसको बोलते हैं यूपीसी। जी, यूपीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। सही है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का मतलब क्या है कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, सही है। और वो कोड जो होता है ना वो इंटरनेशनल होता है, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट का एक कोड मिल गया यूपीसी तो वही कोड उसी का होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। तो होता क्या है कि हम लोग जब प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना तो हम उसको यूपीसी से मैच करते हैं कि इसका यूपीसी सेम है। अगर यूपीसी सेम है फिर मसला नहीं है। पैकेजिंग को भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। पैकेजिंग के साथ होता क्या है कि लिस्टिंग पुरानी बनी हुई है, 10 साल पहले की बनी हुई है, अब 5 साल बाद उसकी जो पैकिंग है वो चेंज चेंज हो जाती तो है। जाहिर सी बात है जब पैकेजिंग चेंज हो जाएगी प्रोडक्ट तो सेम है, जी, तो वो देखने में अलग अलग लगेगी। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, सही है। 11 है चाइनीज सेलर प्रेजेंस। अच्छा, चाइनीज सेलर क्या होता है? चाइना की मार्केट चाइना से सोर्स हुई और वहाँ की प्रोडक्ट हम्म? चाइना की मार्केट से सोर्स की हो प्रोडक्ट। चाइनीज सेलर नहीं, हाँ ये सही है। चाइनीज सेलर का होता क्या है कि बहुत सारे जैसे अलीबाबा से लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट को, अलीबाबा से खरीद रहे हैं, कहीं से भी खरीद रहे हैं। चाइना जो है ना वो कॉपी बहुत ज़बरदस्त बना सकता है, हर प्रोडक्ट की कॉपी चाइना बहुत अच्छी बनाता है, और इस तरीके की बनाता है कि ओरिजिनल जो है ना वो उसके सामने फेक लगने लगती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, चाइना पे जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। तो पहले हम लोग ये करते थे कि चाइनीज सेलर्स जहाँ पे होते थे उस लिस्टिंग के ऊपर काम नहीं करते थे। अच्छा, चाइनीज सेलर क्या होता है, किस तरीके से ढूंढते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन चाइनीज सेलर जो होते थे ना, हम पहले उनको अवॉइड करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि अब वो तकरीबन हर लिस्टिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। तो चाइनीज सेलर कौन होते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, उनसे कैसे बचना है, वो आगे पूरा आएगा। अभी तक ये जो पूरा क्राइटेरिया बताया है समझ में आ गया? इसके अंदर एक चीज़ हम लोगों ने अभी छोटी प्रॉफिट कैलकुलेशन, वो मैं अभी कर रहा हूँ, बाकी सब क्लियर है जी। जो आपने वो
स्टॉक वाली चीज़ बताई कि इतना स्टॉक होगा, तो स्टॉक की जो आपने चीज़ कही थी वो मुझे क्लियर नहीं है। कौन सी स्टॉक है? ऑफर्स में आपने आई थिंक वो चेक किया था स्टॉक का था कि नीचे स्टॉक दिया हुआ था कि इतना स्टॉक होगा, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर इससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉक हो तो उसका क्या होगा, आपने बोला कि मेरे हाथ में पड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी वाली। कि अगर आप स्टॉक चेक करेंगे सबसे पहले कि यहाँ से कितना सेल हो चुका है, हो सकता है कि हमारे पास उससे ज़्यादा परसेंट वो मौजूद हो। बाय बॉक्स रोटेशन की बात करेंगे जी आप? जी सर, सही है, और स्टॉक की लिमिट वहाँ पे कम है, ठीक है, और हमारे पास स्टॉक हमने ज़्यादा ले लिया, तो वो वेयर हाउस में पड़ा है। सही है। वो वाली चीज़ बताइए। देखें, पहली बात तो ये कि कभी भी हम लोग जो यूनिट होते हैं ना, ऐसे नहीं होता कि हम लोग जाके खुद खरीद लेंगे। पहले हम लोग पूरे क्राइटेरिया को देखते हैं और हर चीज़ को स्टडी करते हैं। उसमें हमें जब ये आइडिया हो जाता है कि ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट अगर हम सेल कर सकते हैं, उसके यूनिट्स बिक सकते हैं, वो तो हम उसको बेचते हैं, वरना हम उस प्रोडक्ट के अंदर काम ही नहीं करते। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर लेट से 20 यूनिट 25 यूनिट महीने के निकलने की पोटेंशियल नज़र आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग रिस्क ले लेते हैं। और उसमें भी ये कि अगर 20 यूनिट बिक रहा है तो हम लोगों ने 30 यूनिट ले लिए, तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर वो 30 यूनिट बिक जाएंगे। तो ये सारा एस्टिमेशन के ऊपर काम होगा। 20% आपने बोला कि आपको बाय बॉक्स मिल रहा है तो अच्छा है, लेकिन आप जाके स्टॉक चेक करो। स्टॉक नहीं था, सेल्स थी। सेल्स की कितनी सेल्स हो रही है, हाँ। वो वाली चीज़ करना। सेल्स का मतलब ये कि देखें, लिस्टिंग के ऊपर जो सेल्स आ रही होती है ना, जो ऑफिस के अंदर हम लोग जाके सेल्स देख रहे थे, वो जो कीपा के अंदर सेल्स जो दिखाता है ना, सेल्स पूरी प्रोडक्ट की ओवरऑल दिखाता है। यानी कि अगर 10 लोग बेच रहे हैं ना, तो वो डेटा शो कर रहा है कि 10 लोग मिलके कितना बेच रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि 10 लोग अगर मिलके बेच रहे हैं, 1000 यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है, और उसमें से अगर बाय बॉक्स मिला हुआ है न्यू सेलर को 10% मिला हुआ है। 10% का मतलब क्या है कि 100 यूनिट्स वो बेच रहा है, यानी कि 1000 यूनिट में से 10% बाय बॉक्स उसको मिला है, यानी 1000 यूनिट पूरे बेच रहा है, और 10% पूरे महीने के अंदर या पूरे टाइम के अंदर उसको बाय बॉक्स मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पूरी सेल हुई है एक महीने के अंदर, उसका 10% उसी ने बेचा है। तो 1000 का 10% एस्टिमेटेड कितना है? सर 1000 यूनिट्स ही वहाँ पे बिक सकते थे। 1000 टोटल थे, तो उसमें से इसका इतना, उसमें से उसका इतना शेयर था। 1000 उसने 1000 बिके ना उस प्रोडक्ट के, तो उसमें उसका इतना शेयर था। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर हो सकता है। सर कितने भी यूनिट्स लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सही है, क्लियर है ना? क्लियर है ना? सर आपने एक और चीज बोली थी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो उसको चेक करने के लिए उसका बारकोड का कोड जो है ना हमारे पास होना चाहिए। जब हमारे पास प्रोडक्ट आती है तभी तो हमारे पास बारकोड आता है। नहीं, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं जो हमें बारकोड दे देते हैं। अच्छा, बारकोड किस तरीके से, एक सॉफ्टवेयर भी होता है, वहाँ पे भी हमें बारकोड की रिक्वायरमेंट होती है। जो सप्लायर होता है ना, जब हम उससे भी मांगते हैं, वो भी हमें बारकोड उस वक्त दे देगा, कोई इसका मसला नहीं होता। ठीक है, अभी तक देखने जितनी चीज़ें डिस्कस करी वो क्लियर है या इसमें कोई मसला है? क्लियर है? अभी तक किसी चीज़ें डिस्कस करी? सर आपने एक पॉइंट और बोला था कि हमें प्रोडक्ट ऐसी देनी चाहिए कि उसका अमेज़न पे ना कोई बहुत ज़्यादा सेलर ना बैठा, इतना एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि वो क्या बोला था सिर्फ वही कि वो बता ही दे उसके ऐसा होटल में होता है क्या? मतलब ये कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो अमेज़न पे ना बेच रहा हो और कोई और स्टोर भी ना हो, सिर्फ होलसेलर जो कॉम्पिटिशन भी खरीदा है होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मिल ब्रांड का कैसे होंगे? ये तो क्राइटेरिया, ये तो प्रोडक्ट हंटिंग है। नहीं ना, पहले से वो अमेज़न पे होगा तो हम उसमें प्रोडक्ट ढूंढेंगे, लेकिन आपने बोला कि ऐसा ब्रांड ढूंढो कि जो पहले से अमेज़न पे कोई ना हो। नहीं, ब्रांड सेलिंग हो रही हो, यानी कि उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट है ना, वो तो अमेज़न के ऊपर बिक रही हो, लेकिन ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। अब ऐसी प्रोडक्ट
कि जो अमेज़न पर बिकी नहीं रही तो हम क्यों बेचेंगे, बेचेंगे वही चीज़ जो बिक रही होगी, लेकिन ब्रांड खुद नहीं बेच रहा होगा, उसके नाम से दूसरे लोग बेच रहे होंगे। होता क्या है कि लोग आते हैं, एक प्रोडक्ट होती है, डिमांड है, लोगों ने लिस्टिंग बना दी, अब लिस्टिंग बनाने से होता क्या है कि लोग आते हैं आगे उससे खुद ही सर्च करते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। सर एक चीज़ का जैसे सर अगर हम किसी कंपनी से 50 यूनिट्स लेते हैं और हम उनसे मतलब कुछ यूनिट्स लेते हैं और हम उनसे बोलते हैं इतने हम आपके यूनिट्स जो है मंथली मिल पाएंगे और हमारे अलावा कोई और अमेज़न में नहीं होना चाहिए, तो ये तो एक ऐसी चीज़ हुई तो हम ऐसा ब्रांड कैसे ले सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जो ब्रांड होता है ना वो भी इतनी इजीली अप्रूवल देता नहीं है, ये उस वक्त होता है जब आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू करते हैं और उसके बाद उस ब्रांड के बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना रिलेशन बना लेते हैं कि वो फिर आप उस ब्रांड से उस लेवल की जाके बात कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। और वो भी उस वक्त है कि अगर आप ब्रांड को ये कंडीशन लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि पहले तो आपको ब्रांड बोलेगा ना कि ठीक है अगर मैं किसी और को नहीं बेचने दूंगा तो आप मुझसे खरीदो $5,000 $10,000 की इन्वेंट्री मेरे में, तो पहले आपके ऊपर एक वो लगाएगा रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है और कोई सवाल है? अच्छा प्रॉफिट और लॉस अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन अमेज़न के अंदर हम लोग किस तरीके से करते हैं। अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेशन का बेसिक फॉर्मूला मालूम है किसी को? प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है, सही है। सेलिंग की प्राइस में से हम लोग कॉस्ट की प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमारा बस ये प्रॉफिट है, यही है सबकी वो मिनट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? अच्छा कॉस्ट के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी ना, कॉस्ट का मतलब सिर्फ बाइंग प्राइस नहीं होती है, जितने का हम खरीद रहे हैं वो नहीं है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पैकिंग, जितनी चीजें आ गई वो सारी हमारी कॉस्ट में आएगी, कॉस्ट के अंदर आती है। सेलिंग प्राइस वो जितने का बेच रहे होते हैं, उन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अमेज़न का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, उसको कहते हैं अमेज़न FBA कैलकुलेटर। ये कुछ भी लिख के आप सर्च करेंगे आ जाएगा। सही है, ये खुल गया ये वाला पेज। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, साइन इन टू सेलर सेंटर। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सेलर सेंटर खुल जाएगा आपका, वहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, और अगर कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टॉप पे हमारे पास एक चीज होती है एसिन। मैंने एक बात बोली थी, एसिन कहाँ से मिलेगा सर? नीचे से जब प्रोडक्ट की और कहाँ पे मिलता है? URL में कहाँ पे होगा? ऊपर सर, इधर DP के बराबर में ये और ये एक चीज है, सही है। हम यहाँ से इसका एसिन कॉपी करेंगे, और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे, सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट की हमारे पास वो आ गई, डिटेल्स आ गई, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर आइटम प्राइस भी उसने उठा ली, अमेज़न से ही उठा ली, ठीक है। 16.99 इसकी आइटम प्राइस है। अब इसके अंदर अमेज़न फीस है कि अमेज़न इसकी इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी फीस चार्ज कर रहा है। रेफरल फीस है 2.55, ठीक है। इसके बाद 0.99 इसकी फीस है, इसके बाद वेरिएबल ये इतनी आ गई, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी आ गई? 5.70। फुलफिलमेंट कॉस्ट 5। फुलफिलमेंट कौन सी होती है? अच्छा रेफरल फी क्या होती है? पहले रेफरल फी क्या होती है मालूम है? सही है, उसके रेफरेंस से जो कस्टमर आपके पास आया है उस पे ये पर कस्टमर चार्ज करता है रेफरल फी। क्लोजिंग फी 0.99 होती है कि यानी कि अगर जाहिर बात है वो आया आपके पास, उसके बाद वो आपको पैसे देगा और दूसरी चीज़ें देगा,
तो वो अमेजोन हैंडल कर रहा होता है, तो उसकी एक फीस चार्ज करता है। फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर क्या आता है कि अमेजोन की फुलफिलमेंट फीस, अभी इसको और ब्रेक डाउन करता है, लेकिन फुलफिलमेंट का मतलब क्या है बेसिकली कि वो आपकी इन्वेंट्री को पिक पैक करके जो शिप कर रहा है उसकी कॉस्ट आ गई, वो इतनी आ गई। उसके बाद टोटल जो आपकी कॉस्ट होती है ना वो यहाँ पे शो हो रही होती है अभी तक 9.33, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है उस पर आपकी कॉस्ट कितनी है 9.33 अभी तक, सही 9.33। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ पे सिर्फ एक वो होता है ऑप्शन होता है यहाँ पे। अब लेट से ये प्रोडक्ट कितने की है, $16 की बिक रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं $3 की ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, ये $4 की ये प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, $4 की मुझे मिल रही है। अच्छा, ये किस तरीके से जब हम आगे हंटिंग करेंगे ना तो उसके अंदर पूरा टॉपिक आएगा कि किस तरीके से हम सोर्सिंग करते हैं, किस तरीके से घूमते हैं। अभी कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया $4, $4 मेरी कितनी हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि मैंने $4 की प्रोडक्ट खरीदी है। सिर्फ मुझे ये काम करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेबलिंग होगी, शिपिंग होगी, और जो चार्जेस मुझे अपने पास से देने हैं वो अज्यूम कर लिया आपने कि ठीक है वो $1.5 तक हो गए, $1.5। यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है $2.16 और 12.73 का मार्जिन है, ठीक है। सिंपली करना कुछ भी नहीं है, ये तो खाली मैं डिटेल में बता रहा था होता क्या है। अच्छा, एक बात तो ख्याल रखिएगा, अभी के महीने के लिए करें ना, अक्टूबर से दिसंबर, ये Q4 है, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और कम हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। जनवरी टू सितंबर करेंगे यहाँ पे कॉस्ट कुछ और होती है, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए जो हमारी कॉस्ट होती है ना वो अलग हो जाती है, क्योंकि हमारी ऊपर ना वो फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है Q4 के अंदर, अमेज़न के पास भी काम होता है, तो इस वजह से फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली करना क्या था, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर गए, रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक किया, सही है, कंटिन्यू अलग है, सही है, उसके ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे हम अपना ऐसे पेस्ट करेंगे, सर्च कर दिया। ऐसे प्राइस चेक कर लीजिएगा अमेज़न ने सही डाली हुई है नहीं डाली हुई, कभी कभी गलत भी डालता है। तो जो प्राइस अमेज़न के ऊपर हो ना उस प्रोडक्ट की, वही प्राइस यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ डालने के बाद टाइम देख लें सही सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर नहीं हुआ हुआ, अभी अगर मैं करता हूँ तो मैं ये टाइम सेलेक्ट करूँगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इन्वेंट्री इस वक्त कोई हंट करके लाइव करूँगा ना तो तब तक जनवरी लग जाएगा कि वो इन्वेंट्री पहुँच जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नेट से मैंने लिख दिया कि ठीक है $3 की प्रोडक्ट हो गई और $1.5 के हो गए, ये जो भी उसकी कॉस्ट हो गई। सिर्फ दो कॉलम्स हैं जिसके ऊपर काम करना है, एक जितने का खरीदा, दूसरा जो एडिशनल कॉस्ट है जिसके अंदर प्रेजेंटेड था, डिलीवरी थी, लॉजिस्टिक्स थी, सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा नेट प्रॉफिट, ये नेट लॉस आ जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि 1 यूनिट बेचने पे मुझे 3.16 का प्रॉफिट हो रहा है और तकरीबन 18% मेरा नेट मार्जिन है। ये देख ये डिपेंड करता है। अगर आप लोग काम कर रहे हैं लेट से सितंबर के अंदर या अगस्त के अंदर, अगर आप हंटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की और आपको पता है कि ठीक है 1-1.5 महीना लग जाएगा इन्वेंट्री पहुंचने में, फिर इन्वेंट्री टाइम होने में, तो उस वक्त तो ये फिर आप अक्टूबर लेंगे। बाकी ये कि अगर जून जुलाई तक भी अगर आप कर रहे हैं, वैसे अगस्त तक भी कुछ लोग वो कर लेते हैं, ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगस्त के बाद जब से सितंबर स्टार्ट होगा उस वक्त तो आपको खाली अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ही करना है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सीजनल है जो क्रिसमस वगैरह पे ही बिकनी है तो फिर तो आप अक्टूबर दिसंबर करें, क्योंकि सीजन ही उसका ये वाला है, लास्ट वाला। सही है, ये समझ में आया है? FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर सिंपली किया गया, यहाँ पे प्राइस को चेक किया और उसके बाद यहाँ पे उठाने के बाद इसको सर $3 लिखा हुआ $16 लिखा एक्चुअल प्राइस है, तो आपने $3 अज्यूम मैंने अभी इस वक्त किया है, क्योंकि अगर $10 डालूंगा ना लॉस आ जाएगा। सर यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप कौन सी कॉस्ट डाल रहे हैं? जो बाइंग प्राइस होती है हमारी, जो हमें सप्लायर दे रहा होता है। अभी हम लोगों ने ना हंटिंग करी है ना हम लोगों ने बायर की प्राइस देखी, हमारे पास कोई प्राइस है ही नहीं, इसलिए मैंने खाली ये बताने के लिए कि कैलकुलेटर काम किस तरीके से करता है मैंने कोई भी नंबर डाल दिया। एक यूनिट के प्राइस $16 दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे 16 नहीं, $16 वो प्राइस है जिसके ऊपर अमेज़न पे बिक रहा है ये वाली प्रोडक्ट।
और यहाँ पे वो प्राइस डालनी है जो सप्लायर हमें जितने की बेच रहा है, दोनों में फर्क है। ये सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने के बाद डालनी पड़ेगी। सब उससे गूगल से भी ढूंढ सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाती है प्राइस, वहाँ से भी हम लोग डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने $3 डाली थी। नेट मार्जिन ये रहा 18.62, ये ऐसे चिपका के लिखा हुआ है इन्होंने, वरना ये 18.62 जी। नेट मार्जिन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। सर ये समझ नहीं आई चीज़। कौन सी? फर्स्ट कॉलम में जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप डाल रहे हैं, ये वाली जी ये कॉस्ट समझ नहीं आई, आप क्या डाल रहे हैं? ये कॉस्ट का मतलब ये, अभी तो मैंने अपनी तरफ से नंबर डाला है, ठीक है। ये कॉस्ट वो प्राइस है जिस प्राइस पे सप्लायर आपको बेचेगा प्रोडक्ट। तो यानी सप्लायर नहीं देगा क्या? सप्लायर नहीं देगा अभी सप्लायर है हमारे पास, अच्छा मतलब अभी नहीं अभी नहीं है। अभी तो मैं खाली बता रहा हूँ रेवेन्यू कैलकुलेटर दिखता कैसे और काम कैसे करता है। जब हमारे पास हम लोग हंटिंग करेंगे ना पूरी, उस वक्त हमारे पास सप्लायर भी होगा, सप्लायर की कॉस्ट भी अच्छा होगी, जब सप्लायर होगा तो वो अपनी फिर एग्जैक्ट कॉस्टिंग पे काम करेंगे हम लोग। तो एक यूनिट की डाल रहे हैं, एक यूनिट की, एक यूनिट, क्योंकि एक यूनिट पे अगर हमें $3 मिलना है, इसका मतलब ये कि अगर हम 100 यूनिट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, 316 हो जाएगा। क्या सप्लायर जो होगा अपने प्रॉफिट रखते ही सप्लायर रखेगा अपना प्रॉफिट, ऐसी बात है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है ना, देखें सप्लायर, एक मिसाल दे रहा हूँ मैंने एक प्रोडक्ट बेचने के लिए खरीदी, लेट से मैंने ये माउस खरीदा, मैंने 1000 रुपये का खरीदा। अब मेरा कंसर्न ये है कि बिक कितने का रहा है, मेरी कॉस्ट उस पे 1000 रुपये आई है, मैं 2000 का बेचूं। मेरा कंसर्न ये थोड़ी है कि उसने अगर मुझे 1000 रुपये का या 500 रुपये का अगर उसने मुझे बेचा है तो उसने अपना कितना प्रॉफिट रखा है, उसका मसला नहीं है। मेन चीज क्या है, देखें यहाँ पे सेलिंग प्राइस वो है जो अमेज़न के ऊपर बिक रहा है, जिस प्राइस के ऊपर, यहाँ पे आइटम प्राइस के अंदर वो आएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सप्लायर जो हमें सेल कर रहा है उसकी प्राइस, बिल्कुल ये सप्लायर की प्राइस आ गई। और मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर मैंने वो डाला है जो हमने पैकेजिंग करवाई थी, 3PL में भेजा था, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगी थी। अच्छा वो किस तरीके से लगेगी, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हमारे कोर्स के अंदर जब हम हंटिंग करेंगे ना, तो हम लोग एग्जैक्ट कॉस्ट के ऊपर काम करेंगे, तो उस वक्त ये वहाँ पे आएगी। फिलहाल मैंने खाली सिर्फ दिखाने के लिए किया था ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि किस तरीके से काम हो रहा है। क्लियर है? जी सर। कॉस्ट में क्या कौन कॉस्ट आएगी? पैकेजिंग हुई उसकी, बोर्ड ड्यूटी होने लगी जो, क्या नहीं होना? मिसलेनियस कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट कहाँ से रखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस की कॉस्ट, ये मैंने बताया था 3PL की जो कॉस्ट होती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे डब्बे चेंज होते हैं हमारे और उसके ऊपर लेबल्स लगते हैं। सर ये वाली कॉस्ट अलग होगी और जो MBA अमेज़न का वो अलग है? अलग अलग है, ये तो अलग है, ये अमेज़न की फीस है खाली। अरे ये फीस हम कैलकुलेट नहीं करते, ये अमेज़न खुद करके देता है। जो अमेज़न का वेयर हाउस इस्तेमाल करेंगे उसकी फीस भी वो सब ऊपर है, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो अमेज़न खुद निकाल के दे देगा हमें। हमारा काम सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ रही है और उस प्रोडक्ट को हम पहुंचा कितने में रहे हैं, बस ये हमारा कंसेप्ट है। बाकी कोई ऐसा जिसके साथ ठीक है, ये समझ में आ गई कैलकुलेटर। एग्जैक्ट कॉस्ट जब हम लोग निकालेंगे, हंटिंग करेंगे तो उस पर एग्जैक्ट कॉस्ट के ऊपर काम करेंगे। अभी फिलहाल अभी के लिए खाली कुछ आइडिया देना था। अच्छा कैटेगरी तब कौन कौन सी अच्छी होती है जिसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया था कि कुछ कैटेगरी बड़ी किचन, होती है, होम एंड किचन, होम एंड किचन भी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, अच्छी कैटेगरी होती है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर भी एक अच्छी कैटेगरी है अमेज़न की, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हेल्थ एंड हाउसहोल्ड भी, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। अच्छा ये टूल्स, ये ऑफिस सप्लाईज नहीं है, ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है। और होम एंड किचन, ये सारी कैटेगरीज अच्छी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं इनिशियली। उसके बाद ये कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर भी जा सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं? सर क्लोथिंग की कैटेगरी अच्छी है। क्लोथिंग की कैटेगरी बहुत, उसके अंदर वेरिएशन होती है, यानी कि अगर एक लेट्स से एक टी शर्ट भी है ना, उसके अंदर 4 कलर हैं और 3 साइजेस हैं, तो 4x3 12 वेरिएशंस बन जाएंगी उसकी। तो उसका जो स्टॉक मेंटेन करना और सारी चीज़ें करना ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसलिए स्टार्टिंग में सिंपल रखते हैं, बाद में लोग कर भी लेते हैं, बाद में चले भी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अच्छा, ये टेक्निक्स क्या है, ये सारी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे और उसके ऊपर हम लोग काम भी करेंगे इन सारी टेक्निक्स के ऊपर ना। अभी बस बताया था कि कीपा का एक टूल होता है जो कीपा हम लोग कर रहे थे, वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। एक सेलर स्नैपिंग मेथड होता है। सेलर स्नैपिंग के अंदर क्या होता है कि हम सेलर को चेक कर रहे होते हैं कि सेलर क्या कर रहा है। दूसरे सेलर्स जो होते हैं हमारे जैसे, उनका डेटा हम लोग निकालते हैं और उस डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं कि वो लोग अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं न्यू सेलर, तो हम भी वो वाली प्रोडक्ट बेच सकते हैं। थर्ड आता है सप्लायर्स की डेटा शीट, कि सप्लायर हमें फुल शीट दे देता है और उस सप्लायर के ऊपर, उस शीट के ऊपर हम काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त ये वाला मेथड चल रहा है। इसके क्या होता है डेटा शीट्स में? उसमें ये होता है कि सप्लायर हमें अपनी प्रोडक्ट की डिटेल दे देता है कि मैं ये चीज़ें बेचता हूँ, होलसेलर होता है वो, कि मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ। उसके बाद उसको हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर रन करते हैं और जब वो चलना स्टार्ट होता है पूरा, तो फिर हमें उसके बाद वो चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ से उसका डेटा मिल जाता है। ये आगे अभी खाली मैंने नाम बताए, बाकी जो भी है ना, ये टेक्निक अगर मैंने एक ही स्टार्ट कर दी ना, कंप्लीट नहीं होगी अभी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे भी, स्टार्ट भी करेंगे और उसके बाद पूरा आगे तक इसको करेंगे भी, ठीक है। अभी है किसी का कुछ सवाल? सर आपने कीपा टूल के लिए नंबर प्रोवाइड किया था। अच्छा, कीपा का जो नंबर मैंने दिया था ना, ये वो है जिनसे एक आध दफ़ा मैंने टूल लिया है, इसलिए मैंने नंबर दिया था। ज़रूरी नहीं है आप उनसे लें, उसकी वजह ये हो सकता है कि कोई और आपको थोड़ा सर्विस भी अच्छी दे रहा हो और टूल भी सस्ते में दे रहा हो। तो अगर कोई ऐसा बंदा अगर आपको मिल रहा है तो आप उनसे ले लें। सर आपने फेसबुक के पेज भी बताए थे ना, इनेबल और एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, वहाँ जाने के बाद वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी इनेबलर और एक्सट्रीम कॉमर्स दोनों पे ग्रुप्स वगैरह भी चले हैं, वहाँ जाके देख लें। अगर वहाँ पे कहीं पे कोई सही ज़्यादा रेट पे सही रेट पे दे रहे हैं तो आप वहाँ से ले लें। वो टूल में दो मसले होते हैं, या तो जिस टूल प्रोवाइडर उसका सॉफ्टवेयर पे मसला होता है, या कभी कभी होता है टूल के भी बैकएंड पे मसले होते हैं, लेकिन वो मसला इतना नहीं होता, वो रिजॉल्व हो जाता है। सर जो ज़्यादा एक दिन का होता है। जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, सेल होते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में मेरे ख्याल में टूल्स नहीं मिलते हैं, या मिलते होंगे तो बेहतर ही है ना, फेसबुक से ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल है? सवाल है किसी का? नहीं। क्लियर है ना सबको? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को टूल की जरूरत पड़ेगी, मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके नहीं आना। नेक्स्ट वीक में? नेक्स्ट वीक के अंदर नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं, थर्सडे को। थर्सडे को? थर्सडे को तो आप कह रहे हैं नहीं, थर्सडे के नेक्स्ट वीक के बाद, मतलब ये कि अपनी प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा सर, अभी वैसे हीलियम 10 पे किया तो थोड़ा बहुत आ रहा था उसमें ग्राफ ना, वो आता है, एक्सटेंशन पे आता है, तो उसके अंदर वो बीएसआर वगैरह शो करता है, लेकिन हीलियम 10 के अंदर इतना डेटा शो नहीं करता। जी। बायबॉक्स स्टैटिस्टिक्स वगैरह नहीं मिलती हीलियम 10 के जी। ऊपर, बाकी चीजें मिल जाती हैं। क्लियर है सबको सब? या अभी कोई है सवाल? अच्छा, लिंक्डइन बन गए सबके? अप्रूव वो किसका था? अप्रूव नहीं हो रहा था।